गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? फटाफट से रिप्लाई करो बेटा। सभी लोग ठीक हो? और ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं? अच्छा, मेरी आवाज को इग्नोर करना, मतलब मेरी जो भी आवाज जैसी भी आ रही है वो सही आ रही है कि नहीं, ये बताओ। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, जय हिंद बच्चों। ऑडियो वीडियो क्लियर है? मैं भी बढ़िया हूं बच्चों, मैं भी बढ़िया हूं। बस तुम ये बता दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? सभी को नमस्ते, जय हिंद। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बेटा, शुरू करें फिर। ओके, चलो सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, नमस्कार। और शुरू करते हैं बच्चों आज का खेला। और खेला है पिछला एक दो क्वेश्चन रह गए थे हमारे, है ना? खेड़ा सत्याग्रह वाले हमारे दो क्वेश्चन रह गए थे। और आज जो है दो इवेंट्स और हैं, उनसे रिलेटेड आपके पीवाईक्यूज हैं, उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं, वो लेकर आया हूं। और आज शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल, दो क्वेश्चंस पिछली क्लास के थे, वो भी लेके आया हूं, और आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा शुरू करते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं। अब कमेंट सेक्शन को रोक दो, ठीक है? क्योंकि देखो तीन कहानियां हैं, तीन कहानियां फटाफट से कवर करते हैं। एक बार कहानी खत्म, उसके बाद खटाखट खटाखट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? चलो, बाकी उससे पहले आप सभी जानते हो कि हमारा अब जो एटीएम बैच है वो अब यहां पर आपके पास ये जो प्रोविजन था, ये प्रोविजन भी खत्म हो गया है। कल तक ये ऑफर था, अब ये नहीं है। अब आपको अगर एटीएम बैच लेना भी है तो 999 वाला होगा, ठीक है? अगर आप किसी को रेकमेंड भी करते हो, किसी को रेकमेंड भी करते हो, आप तो ऑलरेडी ले चुके हो तभी आप यहां पर हो, पर अगर किसी को रेकमेंड भी करते हो तो फिर वो 999 में जाएगा, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। बाकी आप किसी को रेकमेंड भी कर सकते हो कि अगर सारे सब्जेक्ट्स किसी को नहीं पढ़ने, सिर्फ जीके पढ़नी है, तो जीके 299 का है, 12 मंथ्स की वैलिडिटी है। और आराम से हम, जैसे आप जानते हो, कवर कर ही रहे हैं बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स मेरी हेडेक हैं, आपको तो बस अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? बाकी टाइम टेबल आप सब लोग अवेयर हो टाइम टेबल से, है ना? साइंस की क्लास सुबह 10 बजे चल रही है, रीजनिंग 1 बजे चल रही है, और मैथ्स जो है 2 बजे, और जीके स्टैटिक जो है अपनी 6 बजे, ठीक है? बाकी अभी आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो लास्ट टाइम छूट गया था, वही हमारा पहला क्वेश्चन है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार बच्चों। चलो अक्षय बेटा, टाइम पर इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि एकदम से दूसरी क्लास खत्म होती है, और अब इस क्लास में आने में थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एकदम से वो छूटी तो 5-10 मिनट का टाइम लगता है दूसरी क्लास में स्विच करने में, ठीक है? चलो चलो बेटा ध्यान से देखो। तो अब हमारे पास ड्यूरिंग द खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1918 विच प्रोमिनेंट इंडियन लीडर सपोर्टेड महात्मा गांधी एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मूवमेंट। तो ये हमारे पास यहां पर सवाल है पहला, ठीक है भाई? तो 1918 के खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस प्रमुख भारतीय नेता ने महात्मा गांधी का समर्थन किया और आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सबसे पहले तो खेड़ा सत्याग्रह समझ लेते हैं। ध्यान से देखो बेटा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हम सब लोगों ने पढ़ी थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हम सब लोगों ने पढ़ी थी। ध्यान से देखो बेटा। चलो, अरे यार 5-10 मिनट में क्या ही हो जाता है, इतना क्या तुम बड़ी बात कर रहे हो? मैं साला 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, इतना रोना धोना क्यों कर रहे हो? ठीक है, इतना टेंशन ना लो, मैं इतना एथिकल हूं कि अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा सकूं, डोंट वरी। इतने इतना डिसिप्लिन अगर तुम्हारे अंदर हो तो फटाफट नौकरी लग जाए। चलो देखो ध्यान से, 1918 की कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करूं तो बोलना, उसके बाद तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल मानूंगा, है ना? कभी कभार हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई देखो, 1918 में अब हमारे पास है खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। ध्यान से देखो, खेड़ा सत्याग्रह के साथ सीन क्या है कि मैं आपको बता रहा हूं कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी फरवरी 1918 में, है ना भाई? ये हमने पढ़ा था। जैसे ही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का मुद्दा सुलझा, वैसे ही अगले महीने मार्च में खेड़ा सत्याग्रह हो गया। खेड़ा अहमदाबाद के पास ही एक गांव था, आज भी है ये, जैसे ये अहमदाबाद है तो उसके बाद यहां पर ये खेड़ा है।
ये कौन सी जगह है बच्चों, ब्लैक कलर से मैंने मार्क की, खेड़ा। तो खेड़ा में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। खेड़ा जो है ये आता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी अंग्रेज जो हिंदुस्तान पे शासन करते थे, 3 कोर इलाकों से शासन करते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल किया हुआ था अंग्रेजों ने, कहां से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। ये इनके 3 कोर रीजन से जहां से शासन करते थे। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इतना बड़ा एरिया जो है ये आ जाया करता था बच्चों, ये इतना बड़ा एरिया जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर आ जाया करता था। तो खेड़ा जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ही पार्ट है। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में क्या हुआ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक कानून लगता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कानून था कि भाई अगर किसी जगह के, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर किसी जगह पर, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, अबे इधर पंगे मत करो भाई, इधर देखो, ध्यान से देखो। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में क्या हुआ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, इधर देखो ध्यान से। खेड़ा सत्याग्रह में क्या होता है कि खेड़ा जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट है, और अगर बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट है तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कानून है। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कानून क्या है, कानून ये है बच्चों कि अगर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के किसी इलाके में कभी ऐसा हुआ कि भाई किसान की जो फसल है, किसान की जो फसल का उत्पादन है, किसान का जो उत्पादन है फसल का, अगर वो नॉर्मल प्रोडक्शन से, नॉर्मल उत्पादन से 25% से भी कम चला जाए, ध्यान से सुनो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। किसान का जो नॉर्मल प्रोडक्शन है वो होता है 70 से 80% अपने खेत में। भाई पूरे खेत में एक एक जगह पर तो फसल उगेगी नहीं, है ना, थोड़ा सीड्स को भी, बीजों को भी ऐसे छिड़का जाता है कि भाई थोड़ा सा प्लांट्स के बीच में डिस्टेंस हो और जो फसल है वो अच्छे से उगे। तो बीजों को भी ऐसे छिड़का जाता है और पूरी जमीन पर फसल नहीं होती, बीच बीच में जगह छोड़नी पड़ती है। तो मान लो खेड़ा में क्या हुआ कि जो किसान खेती कर रहे हैं उनका 70 से 80%, अगर जिस जमीन पर उन्होंने खेती बाड़ी की वहां से 70 से 80% उत्पादन हो रहा है फसल का। तो ये बोल रहे हैं कि जिस वर्ष ऐसा होता है, जिस साल ऐसा होता है कि प्रोडक्शन 25% से नीचे चला जाए, किसान का उत्पादन, फसल का उत्पादन 25% से नीचे चला जाए, तो समझ जाना कि आपके यहां हम लगा देंगे फेमिन कोड। फेमिन कोड, फेमिन कोड का मतलब होता है, फेमिन मतलब होता है अकाल, और कोड मतलब कानून, यानी अकाल संबंधी कानून हम आपके इलाके में लगा देंगे। अंग्रेजों ने यह बोल रखा था कि जब भी किसी इलाके में फेमिन आएगा, अकाल आएगा और वहां पर खेती बाड़ी कमजोर पड़ेगी, तो हम अकाल संबंधी कानून को इंप्लीमेंट कर देंगे। और ये अकाल संबंधी कानून क्या बोल रहा है, अकाल संबंधी कानून क्या बोल रहा है भाई, ध्यान से देखो। अकाल संबंधी कानून ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारा एवरेज प्रोडक्शन, तुम्हारा एवरेज प्रोडक्शन जो होता है, नॉर्मल प्रोडक्शन होता है, अगर उसके कंपैरिजन में 25% से नीचे चला जाए उत्पादन, तो भाई फेमिन कोड इंप्लीमेंट कर देंगे हम, और फेमिन कोड आपका उस साल का टैक्स माफ करवा देगा। यानी जिस इलाके में अकाल संबंधी समस्या आएगी वहां पर अगर 25% से प्रोडक्शन कम गया तो हम अकाल संबंधी कानून लगा देंगे और उस साल का, उस इलाके का टैक्स माफ हो जाएगा। कितनी बढ़िया सुविधा है कि अकाल पड़ गया, फसल नहीं उग पाई तो टैक्स ही माफ उस साल का। ये फेमिन कोड था, बढ़िया कानून बना रखा था इन्होंने, बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले अंग्रेजों ने। खेड़ा में क्या हुआ, 1918 में सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया, और यहां पर जो किसानों का जो फसल का उत्पादन है, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल साहिल देखो ध्यान से। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है खेड़ा का वो चला गया 19%। 19% खेड़ा का जो उत्पादन है फसल का वो 19% हुआ उस साल 1918 में। अब खेड़ा के किसानों ने बोला भाई ये तो प्रोडक्शन कम हुआ है, अब तो अंग्रेजों से बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो बॉम्बे में है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, उनको लेटर लिखना पड़ेगा कि साहब हमारे यहां पर तो प्रोडक्शन 19% हुआ है, तो आप हमारे यहां फेमिन कोड लगा दो ताकि हम सबका टैक्स माफ हो जाए। तो ध्यान से देखो भाई, अरे भाई सुनो मेरी बात, ये जो एलशिव हैं एक तो थोड़ी तमीज में रहो, ठीक है, तुम्हें एंटरटेन करने के लिए नहीं है यार, थोड़ा ना तमीज से बात किया करो। आई एम सीनियर टू यू, आई एम योर टीचर नॉट योर फ्रेंड। अगर तुम रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट लोगे। मैं बेटा 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 करता रहता हूं,
साफ पेज पे लिखा करो, साफ पेज पे लिखा करो। थोड़ा इस बात को पोलाइटली भी बोला जा सकता है, समझ रहे हो? इफ यू हैव पेड द मनी, इसका मतलब ये नहीं कि आप टीचर को डिसरिस्पेक्ट करोगे। हम भी यहां मेहनत कर रहे हैं, बेवकूफ नहीं है यहां पर। थोड़ा पोलाइटली बात करो, मैं आराम से सारी चीज सुनूंगा। तुम्हारे घर की खेती नहीं है, मैं यहां बेटा बेटा करके बात कर रहा हूं यार, तुम सर पे चढ़े जा रहे हो। पूरे क्लास की ऐसी तैसी कर देते हो यार, पूरे फ्लो को खराब कर देते हो। अब जब मैप यहां पर है तो मैप पर ही दिखाऊंगा ना सारी चीजें, और इसलिए मैं डिफरेंट कलर्स को यूज कर रहा हूं। बाकी कोई तो कंप्लेन नहीं कर रहा यार। डिफरेंट कलर्स इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि समझ में आए। अब मैं बार बार उसी जगह पे आता रहूंगा, फिर पहले ये मैप दिखाऊंगा, फिर व्हाइट पेज पे जाऊंगा, फिर ये मैप दिखाऊंगा, फिर व्हाइट पेज पे जाऊंगा। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है? मैं यार जनरली मैं गुस्सा होता नहीं हूं, पर तुम इस तरह से बात करोगे तो ऐसे चलेगा नहीं भाई। साला कमेंट नहीं पढ़ेंगे तो बोलेंगे सर तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। कमेंट पढ़ो तो फालतू के कमेंट होते हैं। हम पढ़ाएं कि तुम्हारे कमेंट पढ़े यार? फिर बोलोगे सिलेबस टाइम पे नहीं हुआ। यार पैसा दिया है, किसी को खरीदा नहीं है, और इतना भी कोई पैसा नहीं दे दिया तुमने। सीधी बात समझो मेरी बात। जितना कंटेंट मिल रहा है, बहुत बढ़िया कंटेंट मिल रहा है। मैं अगर आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं तो मैं बदले में चाहता हूं कि आप भी रिस्पेक्ट दो। सीधी बात है ना, आप मेरे गुलाम हो ना मैं आपका गुलाम हूं। इफ यू हैव पेड द मनी, आई एम टीचिंग यू, एज सिंपल एज दैट। देखो ध्यान से। अरे यार खामखा कितनी बार बोल दिया है। ध्यान से देखो भाई, यहां पर फेमिन कोड, यहां पर क्या है? अकाल संबंधी कानून, ठीक है? तो अब क्या होता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकारियों से बातचीत करना चाहते हैं खेड़ा के किसान, ठीक है? अब मैं सीधे सीधे पढ़ा रहा हूं, मैं कोई कमेंट्स पढ़ने वाला नहीं हूं। तुम कमेंट में अगर जो लिख रहे हो, आज तुम रिस्पॉन्सिबल हो। पूरा मूड ऑफ कर दिया, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम्हें समझ में आता है, अच्छी बात है, ठीक है? ध्यान से देखो। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकारियों को खेड़ा के जो किसान हैं, उन्होंने लेटर लिखा कि साहब हमारे यहां जो प्रोडक्शन है वो 19% हुआ है, 25% से कम है, और आपका फेमिन कोड ये कहता है, आपका फेमिन कोड ये कहता है कि भाई आप अगर 25% से कम कर रहे हो प्रोडक्शन तो आप हमारा टैक्स माफ कर दोगे। तो आप ऐसा है 19% हुआ है, टैक्स माफ कर दो। अंग्रेजों को लगा कि यार अगर हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि इनका 19% प्रोडक्शन हुआ है तो हमें पूरा टैक्स माफ करना पड़ेगा। तो भाई इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखो। यहां पे इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने बोला, देखो किसानों को तुरंत जवाब दिया कि भाई ऐसा है, हमें समझ में आता है कि यहां फैमिन आया है, आपके इलाके में सूखा पड़ा है, हम मानते हैं, पर इतना भी नहीं पड़ा कि आपका प्रोडक्शन 19% हुआ है। हमें जहां तक समझ है आपका प्रोडक्शन 30 से 35% तो हुआ है, 30 से 35% तो आपका प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है? 30 से 35% हुआ है प्रोडक्शन। तो आप भले कम दो टैक्स, इस हिसाब से दो, 30-35% के प्रोडक्शन के हिसाब से दो, पर देना तो पड़ेगा। हम नहीं मान रहे कि 19% हुआ है, 30 से 35% हुआ है। मान लिया जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, पर 30 से 35% हुआ, इस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आखिर में क्या होता है, ध्यान से देखो। आखिर में ये होता है बेटा, ध्यान से देखो, कि 30 से 35% किसानों ने बोल दिया, ये अंग्रेजों ने बोल दिया कि 30 से 35% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। किसान बोल रहे हैं कि भाई जब 19% प्रोडक्शन हुआ है तो हम कैसे दे दें आपको टैक्स, हमारे बस की बात नहीं है। तो अंग्रेज बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है, फिर तुम्हें तुम्हारी जमीन से इविक्ट किया जाएगा, तुम्हें तुम्हारी जमीन से बेसिकली निर्वासित किया जाएगा, तुम्हारी जमीन तुमसे छीन ली जाएगी, तुम्हें तुम्हारी जमीन से वंचित किया जाएगा। अब किसानों को टेंशन हो गई, खेड़ा के किसानों को। अब खेड़ा के किसानों को कौन याद आएंगे? गांधी जी। खेड़ा के किसानों को कौन याद आएंगे बच्चों? गांधी जी। और गांधी जी ने महीने भर पहले ही मामला सुलझाया अहमदाबाद में। तो खेड़ा के किसान जो है वो मोटिवेटेड थे। ध्यान से देखो कि अब खेड़ा के किसान जो है वो जो है यहां पर कैसे हो रखे हैं, यहां पर ये डिमोटिवेट हो गए, और यहां पर अब इनको लग रहा है, अब ये लग रहा है कि यार अहमदाबाद में गांधी जी ने मामला सुलझाया था, तो ऐसा करते हैं, ये जो हमारे अंदर डिमोटिवेशन आया है अंग्रेजों से बातचीत करके, अब गांधी जी ही मोटिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत से तुरंत
गांधी जी को अप्रोच करना चाहा, पर गांधी जी किसानों के एक्सेस में कहां होंगे भाई, ये किसान है, गांधी जी आईएनसी के बड़े लीडर हैं। तो खेड़ा के किसानों ने एक लोकल जो लीडर है, इनके जो लोकल नेता हैं, उनको बुलाया कि आप गांधी जी को बुलाओ हमारे यहां, हमारी तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो लोकल लीडर है वल्लभ भाई पटेल, और इनका अभी जो नाम है, इनका जो अभी नाम है वल्लभ भाई पटेल का, ध्यान से सुनो, अभी इनका जो नाम है वल्लभ भाई पटेल का, वो सरदार नहीं है। सरदार का टाइटल मिलेगा इन्हें 1928 में, जब हम पहुंचेंगे बारदोली सत्याग्रह पे। तो वल्लभ भाई पटेल जो है लोकल नेता है किसानों के, तो किसानों ने इनको बोला कि आप गांधी जी को बुलाओ, आप तो आईएनसी के मेंबर भी हो। तो वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को बुलाया खेड़ा में गांधी जी ने आके किसानों से बातचीत की और बोला कि भाई तुम्हारे तो यहाँ पे फेमिन कोड इंप्लीमेंट होना चाहिए, तुम्हारा तो प्रोडक्शन 19% ही है। तो किसान बोल रहे हैं कि गांधी जी यही तो हम अंग्रेजों को बोल रहे हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकारियों को, वो तो मान ही नहीं रहे, वो तो सुन ही नहीं रहे। तो गांधी जी ने बोला ठीक है, मैं और वल्लभ भाई जाते हैं और बातचीत करके आते बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकारियों से। तो जब इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया, मैं बातचीत ही नहीं करनी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि प्रोडक्शन 19% ही हुआ है, वो तो हम जानबूझ के 30 से 35% के हिसाब से टैक्स लेना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बातचीत ही नहीं की। और गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल समझ गए कि अंग्रेज जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि उनको थोड़ा बहुत ही सही टैक्स तो मिले। तो वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी डिसाइड करते हैं कि भाई अब तो सत्याग्रह करना पड़ेगा, सेम टेक्निक अपनानी पड़ेगी। ध्यान से देखो बेटा, सेम टेक्निक अपनानी पड़ेगी। तो आखिर में क्या होता है कि गांधी जी जो है, ध्यान से सुनो बेटा, गांधी जी जो है, गांधी जी यहां पर क्या करते हैं कि गांधी जी बोलते हैं खेड़ा के किसानों को, भाई ऐसा करो, टैक्स तो तुम वैसे भी पे नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास तो 19% प्रोडक्शन है, तो कोई फायदा है नहीं। ऐसा करो कि धरने पर बैठ जाओ, स्ट्राइक पर बैठ जाओ, और जो टैक्स पे करने की डेट आएगी उसको स्किप कर देना, उसको स्किप कर देना। कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखो, किसान जो है धरने पर बैठ गए। बॉम्बे के जो अधिकारी हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकारी, वो भी देख रहे हैं कि भाई लग रहा है गांधी पहुंच गया है, अब ये जो कांड करेगा उसकी वजह से अब हमारा जो ये उद्देश्य था कि 30 से 35% के हिसाब से मिल जाए थोड़ा बहुत टैक्स, वो भी नहीं मिलने का भाई। अब इस बंदे ने सत्याग्रह करवा दिया है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकारी समझ गए कि भाई अब तो हमें झुकना ही पड़ेगा। तो गांधी जी ने सत्याग्रह करवा दिया। गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, खेड़ा के सारे किसान धरने पर बैठे हुए हैं। और फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकारी को समझ में आ गया भाई अब ऐसा है, अब नौटंकी करनी पड़ेगी। इन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बना ली, एक जांच समिति बना ली, और जांच समिति को बोल दिया भाई जाके थोड़ी नौटंकी करो, जाके थोड़ी नौटंकी करो, और वहां पे जाके, ध्यान से देखो, जाके थोड़ी नौटंकी करो और उनको बोलो कि क्या सच में प्रोडक्शन तुम्हारा इतना हुआ है, और बाद में उन्हीं के फेवर में डिसीजन देके आ जाना। तो इंक्वायरी कमेटी पहुंची, जांच समिति पहुंची, और वहां जाके किसानों से बातचीत कर रही है, हम चेक करने आए हैं कि आपका कितना प्रोडक्शन हुआ है, एक बार जरा दिखा दीजिए। पूरे गांव का जो प्रोडक्शन देखा तो देखा कि अरे यार ये तो प्रोडक्शन बहुत कम है, पता सब कुछ है, नौटंकी कर रहे हैं। बोला ओहो, आपके तो यहाँ पे प्रोडक्शन उत्पादन बहुत कम हुआ है, लग रहा है फेमिन बहुत जबरदस्त है, लग रहा है कि जो अकाल आया है बहुत जबरदस्त आया है। चलिए हम ऐसा करते हैं, हम रिपोर्ट बना देते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन है वाकई 19% हुआ है और फेमिन कोड आपके यहाँ इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो आपका जो टैक्स है वो माफ हो जाएगा, हम रिपोर्ट बना देते हैं। और इस तरह से रिपोर्ट बनाई गई, आखिर में फेमिन कोड इंप्लीमेंट हुआ और इनका उस साल का टैक्स बच गया। इस तरीके से गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के एफर्ट से पूरा का पूरा जो ये खेड़ा सत्याग्रह है ये सफल रूप से कंडक्ट हो गया। सबको इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई, जल्दी बताओ। देखो भाई स्टूडेंट, ये मार कर टैक्स नहीं लिया जाता, क्योंकि हिंदुस्तानी जनता अगर भड़क गई तो इनके चिथड़े उड़ा देगी। तो जनता के साथ इनको थोड़ा सा एक तरीके से कॉपरेट करना पड़ता था, और जनता भी इनके साथ कॉपरेट करती थी। ठीक है, इनको मालूम था एक बार जनता भड़क गई तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वैसा कुछ रिवोल्ट होकर हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो टैक्स ऐसे मार के इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि इस टाइम पे जो हिंदुस्तान की जनता वो इनसे दब नहीं रही है। ठीक है, तो टैक्स वो स्किप कर दिया करते थे, फिर ये बोलते थे तुम्हारी जमीनें छीनने आए हैं। तो जमीनें कैसे छीन लेंगे, गांधी जी पहुंचे हुए हैं। तो अब तुम सवाल का जवाब दो भाई। अब हमारा सवाल क्या था कि 1918 के खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस प्रमुख भारतीय नेता ने महात्मा गांधी का समर्थन किया और आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी पढ़ रहा था मैं। जल्दी बताओ भाई, जवाब दो इसका। अब जवाब तुम्हें लग रहा होगा, बिल्कुल अब आया ना जवाब। बहुत बढ़िया बच्चों, अब अटेम्प्ट कर पा रहे हो अच्छे से।
कोई बात नहीं रंजीत बच्चे, थैंक यू फॉर द कंसर्न, पर बेटा ऐसी काम चलाएंगे अभी नया माइक लेने तक ऐसे ही चलेगा। चलो, तो आंसर हमारा हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। हालांकि उस टाइम पे ये सरदार नहीं कहे जाएंगे, वल्लभ भाई पटेल कहे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो, सेम क्वेश्चन है। चलो भाई अगला सवाल है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी, देखो ध्यान से, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमेंट नो दलील, नो वकील, नो अपील एसोसिएटेड। ध्यान से देखो, नो दलील, नो वकील, नो अपील टिप्पणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ध्यान से देखो बेटा, नो दलील, नो वकील, नो अपील टिप्पणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अगर कोई जवाब दे सकता है तो बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रोलेट एक्ट, शाबाश बच्चों। अब इसकी एक बार थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं, इसकी कहानी देख लेते हैं ताकि इसके आसपास के जो फैक्ट्स हैं आपके वो भी कवर हो जाएं। फटाफट से देखो बेटा, फटाफट से देखो। अब मैं आपको इसकी कहानी बताता हूं। होता क्या है कि रोलेट एक्ट जो है पूरा का पूरा मामला, रोलेट एक्ट जो है पूरा का पूरा मामला जो है जुड़ा हुआ है वर्ल्ड वॉर 1 से। ध्यान से सुनो, 1914 से लेके 1918 तक, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है ना भाई। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है इस टाइम पे चलता है 1914 से 1918। और 1914 से 1918 तक चलने वाले इस वर्ल्ड वॉर में, विश्व युद्ध में, दो ग्रुप्स लड़ रहे हैं आपस में। कुछ कंट्रीज के दो ग्रुप्स हैं, दो समूह हैं कुछ देशों के। जैसे एक है अपना एलाइड पावर्स, एलाइड पावर्स, इन्हें बोलते हैं बच्चों मित्र राष्ट्र, हिंदी में बोलते हैं मित्र राष्ट्र। तो एक ग्रुप तो बना हुआ है मित्र राष्ट्र का, इसमें कुछ 5-6 कंट्रीज हैं। इधर एक दूसरा ग्रुप बना हुआ है एक्सिस पावर्स का, एक्सिस पावर्स का, इन्हें हिंदी में बोलते हैं धुरी शक्तियां, धुरी शक्तियां, या सेंट्रल पावर्स भी बोल सकते हो, या फिर धुरी शक्तियां, धुरी शक्तियां। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो मैं अलग से लिखता हूं। देखो भाई, यहां पर मित्र राष्ट्र में पहली कंट्री है, पहली कंट्री है बच्चों ब्रिटेन, पहली कंट्री है ब्रिटेन। दूसरी कंट्री है यहां पर फ्रांस, तीसरी कंट्री है यहां पर इटली, चौथी कंट्री है यहां पर जापान, पांचवा देश है यहां पर यूएसएसआर यानी उस वक्त का रशिया, और इनको सपोर्ट करने आता है आखिर में 1917 में यूएसए, इनको सपोर्ट करने आता है यूएसए, है ना, यूएसए। और इधर देखो एक्सिस पावर्स में धुरी शक्तियां में 4-5 कंट्रीज है। जैसे पहली कंट्री है बच्चों यहां पर जर्मनी, है ना, जर्मनी, GERMANY, जर्मनी। और उसके बाद दूसरी कंट्री है बच्चों ऑस्ट्रिया, 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 ठीक है भाई, ऑस्ट्रिया। उसके बाद तीसरी कंट्री है हंगरी, हंगरी। चौथी है बच्चों बल्गेरिया या बुल्गारिया, जो भी आप पढ़ना चाहो, ठीक है, बुल्गारिया या बल्गेरिया। और लास्ट में कंट्री है ऑटोमन एम्पायर, टर्की। अब तो इसे तुर्की बोलते हैं, उस टाइम पे बोलते थे ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन साम्राज्य, है ना। टर्की देख लो, तुर्की बोल लो, जो बोलना चाहो, ऑटोमन एम्पायर। तो इधर 6 उधर 5। अब जैसे तुम्हें कंट्रीज दिख रही, तुम्हें समझ में आ गया होगा वर्ल्ड वॉर 1 में जीतेगा कौन। वर्ल्ड वॉर 1 में जीते तो ये है, वर्ल्ड वॉर 1 में जीते तो ये है। पर एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, वर्ल्ड वॉर 1 में वो कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है जो हमारे ऊपर रूल करती है, जो हमारे ऊपर शासन करती है। अब ब्रिटेन आज के टाइम में हमसे, हिंदुस्तान से बड़ा तो है नहीं, ना साइज में ना पॉपुलेशन में। ब्रिटेन उस वक्त भी छोटी ही कंट्री थी, ब्रिटेन जो है उस वक्त भी छोटी ही कंट्री ही। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, बिल्कुल बेटा। ऑस्ट्रिया यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया महाद्वीप में है, और ऑस्ट्रिया जो है वो अपना यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया अलग है, तो ऑस्ट्रिया यूरोप वाला है। तो ब्रिटेन जो है पार्टिसिपेट कर रही है और ब्रिटेन हमारे ऊपर शासन करता है। अब ब्रिटेन के पास अपनी जो खुद की आर्मी वो बहुत छोटी है, तो ब्रिटेन ने क्या किया, जहां जहां इनकी कॉलोनीज थी वहां वहां से लोगों को भर्ती करना चालू किया अपनी आर्मी में।
समझ रहे हो भाई। तो जहां जहां इनकी कॉलोनी, जैसे साउथ अफ्रीका है, जहां पे जैसे श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, ठीक है, तो वहां वहां पर इन्होंने, इंग्लैंड अपना ऑस्ट्रेलिया है, वहां से इन्होंने अपने लोगों को भर्ती करना चालू किया। यानी जो जो देशों पे शासन कर रहे हैं वहां के लोगों को लालच दे देकर ये भर्ती करके लाए। जैसे इंडिया में, अब इंडिया इनकी कॉलोनी है, इंडिया में भी इन्होंने लालच दिया। इंडिया में हमारे वहां उस वक्त जो है 1914 से 1918 के बीच में बहुत ही गरीबी थी, बहुत ही पॉवर्टी थी, तो लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, रोजगार नहीं थे। तो लोगों ने सोचा कि भाई ये ऑफर दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऑफर दिया कि भाई अभी जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है, ब्रिटिश भारतीय आर्मी है, इसमें हमें सिपाहियों की जरूरत है, क्योंकि हमें वर्ल्ड वॉर 1 लड़ना है। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो यंगस्टर्स हैं भारत के, वो हमारी इस आर्मी में शामिल हों, और आर्मी में शामिल होकर आप लोग हमारा साथ दें, और हम सुनिश्चित करते हैं कि जीत हमारी होगी। और जब हम जीत के आएंगे, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं ये, ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं, कि जैसे हम जीत कर आएंगे तो हम आप सभी को, एक तो जो सैलरी है वो ब्रिटिश सिपाहियों को जितनी मिल रही है, ब्रिटिश ट्रूप्स को जितनी मिल रही है, तो सैलरी आपको हम उतनी देंगे, ज्यादा देंगे। दूसरा, आप लोगों को हम पेंशन की सुविधा देंगे, फिर हम आपको प्रमोशन देंगे, है ना, हम आपको प्रमोशन देंगे, हम आपको सम्मान देंगे, ऑनर देंगे, सम्मान देंगे। तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, और जहां हम आपकी ड्यूटी लगाएंगे वहां आपको हमारी तरफ से युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो हमारे भारतीय इतने गरीब थे, हमारे यंगस्टर्स इतने गरीब थे, नौकरियों के लिए भटक रहे थे, तो उन्होंने तुरंत इसको ज्वाइन कर लिया। और ध्यान से सुनो बेटा, ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद करीबन 1 लाख से ज्यादा लोग, करीबन 1 लाख से ज्यादा लोग जो है यहां पर शामिल हो गए और चले गए इनके साथ लड़ने के लिए, ठीक है। और जब 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, तो जब जीत हासिल हो गई इस पूरे ग्रुप को, वो हार गए, है ना, धुरी शक्तियां हार गई, सेंट्रल पावर्स या एक्सिस पावर्स हार गई, एलाइड पावर्स जीत गई। तो ये जब जीते तो वापस आए हिंदुस्तान, और जो हमारे 1 लाख से ज्यादा लोग गए थे, 1 लाख से ज्यादा लोग गए थे, उनमें से कुछ 50-60 हजार ही जिंदा वापस आए, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई जो हैं वो वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद हो गए। तो 50-60 हजार जो हैं जिंदा वापस आए, और उन्होंने आते ही इनको बोला कि देखो जी, अब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया, आपने जो वादा किया था हमसे, हमें ले जाते वक्त कि सैलरी ज्यादा दोगे, पेंशन ज्यादा दोगे, प्रमोशन दोगे, ऑनर करोगे, सम्मान करोगे, मेडल वगैरह दोगे, वो सब अभी कर दो, ताकि हमारा जो है झंझट खत्म हो और फिर हम आराम से अपनी नौकरी करें आगे। तो अंग्रेजों ने बोला ठीक है, अभी हम लोग आए हैं, रिसोर्सेज का बहुत खर्चा हुआ है, थोड़ा हिसाब किताब करना है, थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि कुछ दिनों बाद इस मुद्दे को वापस से उठाते हैं, और हम आपके जो भी हमने प्रोमिसेस किए उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे लोगों को लगा कि यार ये तो टाल रहे हैं, जब इनको ले जाना था तो तुरंत वादा कर दिया, हमें ले गए, हमारे 50-60 हजार जो हमारे भाई हैं वो शहीद हो गए इनके चक्कर में, और अब ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ। बोले ये क्या बात हुई भाई, ये तो टालने वाली बात है। तो हमारे लोगों का गुस्सा एकदम जायज था, और उसके बाद हमारे लोगों ने फिर से रिक्वेस्ट की कि भाई अपने प्रोमिसेस पूरे कर दो। कुछ दिन बाद फिर से रिक्वेस्ट की, नहीं माने। अब हमारे लोगों का दिमाग खराब हो गया। सबसे ज्यादा हमारे जो सिपाही गए थे वो उत्तर भारत के गए थे, उत्तर भारत के सिपाही गए थे। अब उन्होंने क्या किया, हंगामा शुरू कर दिया, बोला हमारी मांगे पूरी करो, आपने जो हमसे वादे किए थे वो पूरे करो, सैलरी ज्यादा दो, पेंशन दो, प्रमोशन दो, हमें सम्मान करो। अंग्रेज बोल रहे हैं भाई ऐसा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, कोई सम्मान नहीं, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, भाड़ में जाओ। मतलब कुछ लोगों के लिए किया, पर ज्यादातर लोगों को इग्नोर कर दिया कि इतने लोगों के लिए कहां से करेंगे, इतना थोड़ी है। मतलब लेते वक्त, ले जाते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अब जब देना है, प्रोमिसेस पूरे करने तो दिक्कत है। तो हमारे लोग इतने भड़के कि हमारे लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया उत्तर भारत में, जहां जहां अंग्रेज थे, जहां जहां इनके ऑफिसेस थे। पहले तो अंग्रेजों को कूटा, जहां जहां इनके ऑफिसेस थे, इनके ऑफिसेस की ऐसी तैसी की, बुरी तरीके से हिंसा चालू कर दी हमारे नॉर्थ इंडिया के लोगों ने। क्योंकि भर्ती भी किनको लेके गए, देखो भर्ती भी किनको करके लेके गए थे, जो मार्शल रेसेस हैं, जो मार्शल कौम है, लड़ाकू कौम है, जाट, गुजर, राजपूत, अहीर, मराठा, समझ रहे हो, ऊपर से मराठा भी लेके गए मध्य प्रदेश से, मराठा, ठीक है। उसके अलावा ये लेके गए सिखों को। भाई जब तुम ऐसी कौमों को लेके जा रहे हो जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है वो गुस्सा जब तुम्हारे साथ लड़ेंगे,
वहां वर्ल्ड वॉर 1 तभी दिखाएंगे, तुम्हारे खिलाफ नहीं दिखा सकते क्या? जब तुम अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं करोगे तो। पूरा गुस्सा दिखाया। हमारे इन्हीं भाइयों ने नॉर्थ इंडिया में बुरी तरीके से अंग्रेजों की कुटाई चालू कर दी। अब अंग्रेजों को लगा यार अभी अभी वर्ल्ड वॉर 1 से आए, ये हिंदुस्तानियों ने पागल बना दिया है, ये फिर से शुरू हो गए। तो अंग्रेजों को लगा भाई ये तो जो गतिविधियां कर रहे हैं ये तो उग्रवादी गतिविधियां, मिलिटेंट एक्टिविटीज हैं। हमारी इन हरकतों को इन्होंने क्या बोला? उग्रवादी गतिविधियां। और ये हम कर क्यों रहे? क्योंकि अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर रहे हैं। तो हम कैसे उग्रवादी हुए भाई? हमने तो रिक्वेस्ट भी की 2-3 बार, पर आप रिक्वेस्ट मानते नहीं हो, सुनते नहीं हो, तो अब हमें हंगामा करना पड़ रहा है। तब हमारे ये अंग्रेज अफसरों ने क्या किया, अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, इनको लगा भाई इन हिंदुस्तानियों को तो रोकना पड़ेगा, इन हिंदुस्तानियों को तो रोकना पड़ेगा भाई। तो यहां पर क्या हुआ? हिंदुस्तानियों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक ब्रिटिश जज था, एक जज साहब थे, ठीक है, न्यायाधीश थे, उनका नाम है यहां पर, ब्रिटिश जज का नाम है, उस ब्रिटिश जज का नाम है सर सिडनी रोलेट। क्या नाम है बच्चों? सर सिडनी रोलेट। सर सिडनी रोलेट। तो सर सिडनी रोलेट को यह जिम्मेदारी दी, ध्यान से देखो बेटा, सर सिडनी रोलेट को यह जिम्मेदारी दी गई कि भाई ऐसा है, ये उग्रवादी गतिविधियां कर रहे हैं हिंदुस्तानी, क्योंकि हमने इनके प्रोमिसेस पूरे नहीं किए, आप कोई ऐसा कानून बनाओ जिनसे ये सब सेट हो जाए। तो सर सिडनी रोलेट ने 1918 में एक कानून बनाया। उसी साल इन्होंने कानून बनाया, कानून का नाम रखा रोलेट एक्ट, क्योंकि इन्होंने ही बनाया है तो रोलेट एक्ट इनका नाम है, सर सिडनी रोलेट। तो इन्हीं के नाम पर रोलेट एक्ट बना। और रोलेट एक्ट में इन्होंने क्या लिखा बच्चों? देखो ध्यान से, इन्होंने रोलेट एक्ट में बोला कि अगर कोई भी हिंदुस्तानी, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बोला अगर कोई भी इंडियन हमें ऐसा नजर आया जो हमारे अगेंस्ट किसी गलत गतिविधि में शामिल है, हमारे अगेंस्ट जो है हंगामा कर रहा है, तो अगर हमें कोई ऐसा दिखाई दिया तो उठा के तो हम जेल में डालेंगे। पर अगर हमें शक भी हुआ कि यह हंगामा कर सकता है, मतलब रहा जाता आदमी हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये थोड़ा सस्पिशियस सा है, ये कहीं कुछ गलती ना कर दे, कहीं हमारे अगेंस्ट ना चला जाए, इस शक के आधार पर भी उठा लेंगे हम तुम्हें और जेल में डाल देंगे। यानी रोलेट एक्ट ने यह बोला कि अगर कोई हिंदुस्तानी अंग्रेजों के अगेंस्ट जाता है तो उसका मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, उसको सजा कोर्ट नहीं देगा, सरकार सीधे ही उसको गिरफ्तार करेगी और 2 साल की कैद की सजा दे देगी, 2 साल की इंप्रिजनमेंट दे देगी 2 साल के लिए, ठीक है, अगर शक भी हुआ कि वो अंग्रेजों के अगेंस्ट है, विद्रोह में है, विरोध में है। तो रोलेट एक्ट ये था। और जैसे ये रोलेट एक्ट आया हिंदुस्तान में, ये आया 18 मार्च को, ये आया बच्चों 18 मार्च 1918 को, 18 मार्च 1918 को आया। और भाई जैसे ही 18 मार्च 1918 को ये रोलेट एक्ट आया, वैसे ही देश में हंगामा हो गया, क्योंकि इस एक्ट में बिना कोर्ट के सीधे सरकार ही सजा दे रही है। भाई सजा देने का काम जो है वो किसका है? सजा देने का काम जो है सरकार का, आपका थोड़ी है। तो अगर सजा देने का काम सरकार का है तो आप क्यों सजा देने का काम कोर्ट का है, सजा देने का काम कोर्ट का है, सरकार कैसे सजा दे सकती है? सजा देने का काम कोर्ट का है, सरकार कैसे सजा दे सकती है? तो भाई गांधी जी ने तो इस पूरे कानून को बोला काला कानून। गांधी जी ने इसको क्या बोला बच्चों? गांधी जी ने इसे काला कानून कहा, ब्लैक लॉ। इंग्लिश वाले ध्यान से सुनना भाई, क्या बोला इसे? ब्लैक लॉ। कि भाई ये कैसा कानून है कि भाई आप जो है शक के बेसिस पर उठा लोगे, जेल में डाल दोगे, ये कैसा कानून है? तो इसे ब्लैक लॉ बोला गांधी जी ने, और देश भर में हंगामा चालू हो गया इस रोलेट एक्ट को लेकर, रोलेट कानून को लेकर। और सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा था बच्चों पंजाब में। कहां पर हो रहा था? पंजाब में। अब ध्यान से देखो, पंजाब का मतलब उस जमाने का ये पंजाब, ध्यान से देखो, बस 10 मिनट की और कहानी है, उसके बाद लगातार एक से बढ़ के एक क्वेश्चन होते जाएंगे अपने आप, ठीक है? ध्यान से देखो, ये पंजाब की राजधानी लाहौर। तो पंजाब में सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा था, ठीक है, इस रोलेट एक्ट को लेकर पंजाब में सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा था। और पंजाब में हंगामे को लीड कर रहे हैं, पंजाब में हंगामे को लीड कौन कर रहे हैं? ध्यान से देखो बेटा, पंजाब में हंगामे को लीड कर रहे हैं 2 लोग, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू।
है ना, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू पंजाब में जुलूस निकाल रहे हैं भाई, रैलियां निकाल रहे हैं। ये इनको डर ही नहीं है, इनको खौफ ही नहीं है कि रोलेट एक्ट लगा हुआ है और अंग्रेजों ने बोला हुआ है कि जिसके ऊपर शक भी हुआ तो उसे उठा के 2 साल के लिए बिना कोर्ट ट्रायल के, बिना कोर्ट में मामला पहुंचा, जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए। इनको डर ही नहीं लग रहा है। वो बोल रहे हैं कि शक के आधार पर भी उठा के जेल में डाल देंगे। चौड़े में जुलूस निकाल रहे हैं दोनों, बहुत बढ़िया तरीके से, बढ़िया इन्होंने तरीके से जुलूस निकाला। पर अंग्रेज पुलिस आई और इन दोनों को 10 अप्रैल को उठा के जेल में डाल दिया। मतलब 18 मार्च को कानून आया, 10 अप्रैल को हंगामा चल रहा है पंजाब में और 10 अप्रैल को इन दोनों लीडर्स को उठा के जेल में डाल दिया। और इनके साथ जो साथी थे, जो जुलूस में शामिल थे, उनको भी जेल में डाला। भीड़ तो जो है इधर उधर भाग गई, डिस्पर्स हो गई, पर ये जो लीडर हैं पकड़ में आ गए और इनको जेल में डाल दिया गया। अब बात यह है कि ये जो इन्होंने जेल में डाला है इनको, हमारे डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को, तो भाई अब इससे हंगामा और ज्यादा हो गया कि अब हमारे जो सिपाही हैं, अब हमारे जो लोग हैं वो इसलिए हंगामा कर रहे हैं कि एक तो सालों तुम हमें यहां से भर्ती करके लेके गए, तुमने प्रोमिस किए कुछ, तुमने पूरा एक किया नहीं, ठीक है, गिनती के तुमने मुश्किल से थोड़ा बहुत पूरा करने की कोशिश की, तुमने अच्छे से उसको इंप्लीमेंट किया नहीं। और जो है यहां पर जब हम तुम्हारे से अपना हक मांग रहे हैं कि उन प्रोमिस को पूरा कर दो, तो तुम हमारे ऊपर रोलेट एक्ट जैसा एक्ट लागू कर रहे हो, हमें तुम पनिशमेंट दे रहे हो, अब तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो भाई हमारे जो ये जो लोग हैं ये भड़क गए बहुत ज्यादा। अब हमारे लीडर्स को भी जेल में डाल दिया, हमारे लोग तुम्हारे चक्कर में शहीद हो गए, हमारी डिमांड्स तुम पूरी नहीं कर रहे हो, बहुत शिकायतें हमारे लोगों को। तो आखिर में क्या हुआ कि जो हमारे जो साथी थे, जो इनके साथ मिले हुए थे, जो जुलूस में शामिल हो रखे थे, जो भीड़ थी, बेसिक बात है, जो भीड़ थी जो जुलूस में थी, उस भीड़ ने एक ऐसी जगह जहां पर कोई नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई आर्मी नहीं, ऐसी जगह पे कुछ लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, कुछ 100 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई ऐसा करते हैं, देखो अभी तो हमें इकट्ठे होने नहीं दिया जाएगा, ऐसा करते हैं 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला है अमृतसर में 13 तारीख को 13 अप्रैल को मेला है बैसाखी का, है ना भाई। पंजाब में तुम सब जानते हो बैसाखी का मेला जो है ये बहुत खास मेला होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है बैसाखी का मेला। तो 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला तो लग ही रहा है, इन सब ने डिसाइड किया बैसाखी का मेला तो लग ही रहा है, ऐसा करेंगे कि हम लोग जो है अमृतसर चल पड़ेंगे और जहां वो मेला लगेगा तो मेले की भीड़ में अपना शामिल होकर कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेंगे कि अंग्रेजों को कैसे परेशान करना है। तो ये जितने भी भीड़ थी जो उस टाइम पे इधर उधर डिस्पर्स हो गई, ये कहीं पर मिली, इन्होंने डिसाइड किया कि यार 13 तारीख को मिलते हैं जलियांवाला बाग में, क्योंकि जहां मेला लग रहा है बैसाखी का मेला अमृतसर में, वहां एक पार्क है, वहां पर एक बाग है जलियांवाला बाग, बोला वहां पर मिलते हैं, वहां पर सारे लोग मिलते हैं, मेले की भीड़ में किसको क्या पता चल रहा है हम लोग कौन है, और आराम से पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग करके फिर अंग्रेजों को मजा चखाएंगे। तो जलियांवाला बाग में, बेटा ध्यान से सुनो, जलियांवाला बाग में क्या होता है, अमृतसर में हमारे जितने भी ये हमारे जो अपने बंदे थे ये पहुंचना शुरू करते हैं जलियांवाला बाग में। पर उससे पहले एक चीज बताता हूं, यहां डिसाइड तो कर लिया इन्होंने कि जलियांवाला बाग में चलेंगे 13 अप्रैल को और हंगामा कर देंगे, बहुत बढ़िया तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, मजा आएगा, ये लोगों ने डिसाइड कर लिया। पर कहीं से खबर मिल गई पंजाब के उस वक्त के पॉलिटिकल हेड को, राजनीतिक अध्यक्ष को। देखो उस टाइम पे पंजाब क्या है, प्रोविंस है, प्रांत है, जैसे आज स्टेट है। तो पंजाब का जो पॉलिटिकल हेड है उसको बोलते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या बोलते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो पंजाब की जैसे आज के टाइम में चीफ मिनिस्टर होता है ना, वैसे ही तो यह है लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का, इसका नाम है माइकल ओ डायर। तो माइकल ओ डायर को कहीं से खबर मिली कि भाई 13 तारीख को कोई कांड हो सकता है, क्योंकि जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो सिपाही हैं, वो कुछ हंगामा करने वाले हैं। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, बिल्कुल। तो 13 अप्रैल को अब ये मेला लगने वाला है और जो 11 तारीख है, 10 अप्रैल को तो उनको गिरफ्तार कर लिया, 11 तारीख को माइकल ओ डायर को लग रहा है कि भाई अब तो कुछ हंगामा होने वाला है, मेरे पास इनपुट आ चुका है, खबर आ चुकी है। तो इसको लग रहा है कि भाई अगर कल को कुछ कांड होगा तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, मेरे करियर पे दाग लग जाएगा कि भाई तू पंजाब का गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर है और तू सिचुएशन नहीं संभाल पाया। तो इस बंदे ने क्या बोला, इसने आर्मी को बोल दिया,
ठीक है, आर्मी को बोल दिया कि भाई मेरे बस की बात नहीं है कि मैं यहां पर जो है हंगामे को रोक सकूं। अगर बैसाखी वाले मेले दिन वाले यानी बैसाखी वाले मेले वाले दिन अगर कुछ कांड होता है तो भाई मेरे बस की बात नहीं कि मैं संभाल पाऊं। तो आर्मी को मैं पहली पावर देना चाहता हूं, आर्मी को पावर देना चाहता हूं कि आर्मी जब तक ये मामला शांत ना हो जाए तब तक खुद संभाले। तो आर्मी की तरफ से एक बंदा भेजा गया, ब्रिगेडियर जनरल रेगिनॉल्ड डायर। ये डायर अलग है, अब आर्मी का जनरल है। देखो, ब्रिगेडियर जनरल रेगिनॉल्ड डायर। ध्यान से देखो, ब्रिगेडियर जनरल रेगिनॉल्ड डायर जो है, ये डायर अलग है। उस डायर की स्पेलिंग देखो, माइकल ओ डायर है ये रेगिनॉल्ड डायर है। वो पॉलिटिकल हेड है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है पंजाब का, और ये ब्रिगेडियर जनरल है। ये ब्रिगेडियर जनरल है, आर्मी का अधिकारी है। अब ध्यान से सुनो, माइकल ओ डायर रेगिनॉल्ड डायर को बोल रहा है, माइकल ओ डायर रेगिनॉल्ड डायर को बोल रहा है कि भाई ऐसा है, हां ठीक है, माइकल ओ डायर रेगिनॉल्ड डायर को बोल रहा है कि भाई ऐसा है, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, अब तुम इस जिम्मेदारी को ऐसे निभाओ कि कोई कांड ना हो पाए, और अगर कोई कांड हो तो निपटा दो इनको, जैसे कंट्रोल करना करो, इनको मारो पीटो जो करना करो, पर पंजाब में इनकी तरफ से कोई हंगामा नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। रेगिनॉल्ड डायर बोलता है ठीक है सर, मैं ऐसा करता हूं, पंजाब में धारा 144 लगा देता हूं, सेक्शन 144। सेक्शन 144 या धारा 144 का मतलब होता है कि भाई 4 या 4 से ज्यादा लोग एक साथ कहीं पर इकट्ठे नहीं दिख सकते, अगर ऐसा होगा तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो धारा 144 पूरे पंजाब में लगा दी। बस अमृतसर में जहां जलियांवाला बाग के पास मेला लगा हुआ है वहां पे नहीं लगाई, क्योंकि मेले की भीड़ को छूट दे रखी है। ससुरा, जब भीड़ ही नहीं होगी तो मेला किस बात का मेला है ना भाई? ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, मेला किस बात का अगर भीड़ ही नहीं होगी तो मेले की भीड़ को छूट दे रखी है। बाकी हमारे सारे जो बंदे हैं जिन्होंने प्लान किया था कि जलियांवाला बाग में मिलेंगे और कुछ प्लान करेंगे बढ़िया, तो ये लोग भी 2-2 के ग्रुप में आने लगे, क्योंकि बाकी पूरे पंजाब में 4 लोगों के ग्रुप में आने पे आपत्ति है। सेक्शन 144 इंप्लीमेंटेड है, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो 2-2 3-3 के भीड़ में ये लोग आने लगे। और सपोज करो बेटा, सपोज करो यहां पर, सपोज करो कि ये अपना इस तरह का एरिया है ना, इस तरह का मान लो ये पार्क है, ये कॉमन एंट्रेंस और यही बाहर का एरिया है, और 3 तरफ से, उस जमाने में ऐसा बोला जाता है, 3 तरफ से जो बिल्डिंग्स हैं उनसे घिरा हुआ था ये पार्क। ठीक है, ये जो जलियांवाला बाग है 3 तरफ से बिल्डिंग से घिरा हुआ था, और एक तरफ ये ऊंची दीवार थी, एक ही गेट था। और इसी जलियांवाला बाग में यहां बाहर की तरफ मेला लगा हुआ है ना, जलियांवाला बाग के बाहर मेला लगा हुआ है। और यहां पर देखो, इसमें बीच में एक कुआं भी था, बीच में एक कुआं भी था, ठीक है, एक कुआं भी था बीच में। तो 3 तरफ से बिल्डिंग से घिरा हुआ है ये जलियांवाला बाग, और एक तरफ ऊंची दीवार है। अब क्या होता है कि यहां पर मेले में जो आई हुई भीड़ है वो भी यहां पर है, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, छोटे बच्चे, और फिर ये लोग भी घुसने लगे जो हमारे बंदे आए हैं, ठीक है, प्लानिंग करने। ये भी अंदर घुसने लगे जलियांवाला बाग में। बाहर भीड़ जबरदस्त, अंदर भी भीड़ जबरदस्त। एक कोना पकड़ लिया इन्होंने और सब लोग आते रहे और मीटिंग चलती रही कि कैसे क्या प्लान करना है। कहीं से खबर लग गई इस ससुरे रेगिनॉल्ड डायर को कि जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठी हुई है जो हंगामा करने वाली है। तुरंत इसको किसी ने टिप दी, ये बंदा अपनी फौज लेके पहुंच गया यहां पर। भाई लोग, इस जलियांवाला बाग में पहुंच गया अपनी फौज लेके ब्रिगेडियर जनरल रेगिनॉल्ड डायर, और यहां पर इनोसेंट लोग हैं, आम बड़े बुजुर्ग जो हैं, छोटे बच्चे, महिलाओं के साथ, और हमारे रेवोल्यूशनरीज भी, हमारे क्रांतिकारी भी, नो डाउट। पर अब इनको थोड़ी मालूम है कौन क्रांतिकारी क्या है। ये सारे के सारे जो अंग्रेज हैं, ये रेगिनॉल्ड डायर अपनी टीम के साथ पहुंच गया अंदर। एक ही गेट है, ये टीम के पास पहुंचा, और उसके बाद इसने 3 तरफ से घेर लिया पूरे के पूरे इस एरिया को, 3 तरफ से घेर लिया, और इसने और इसकी आर्मी ने। और उसके बाद बिना जनता को वार्न किए, बिना जनता को चेतावनी दिए, इसने ओपन कर दिया फायर। जबरदस्त तरीके से इसने ओपन कर दिया, और एकदम से जब गोलियां चलने लगी तो भाई अफरा तफरी मच गई। एक ही गेट है, पतला सा गेट था, उसी में से निकल के भागे लोग। कई बार तो कुचले हुए मर गए, कुचल के मर गए, कुछ ज्यादातर गोलियों से मर गए, और जो गोलियों से बच गए वो कुएं में कूद पड़े, ये सोच के कि कुएं में कूदेंगे तो गोलियों से बच जाएंगे। पर एक एक करके सब कूदते रहे, तो नीचे वाले तो वह वैसे ही दब गए। तो इस तरीके से हमें यहां देखने को मिल रहा है कि 10 से 15 मिनट तक ये फायरिंग चली है। तुम खुद सोचो, जब लगातार फायरिंग हो रही हो तो एक एक सेकंड भारी पड़ता है, तो 10 से 15 मिनट में तो इन्होंने क्या कांड कर दिया होगा।
अब ऐसा माना जाता है कि इस पूरे कांड में इसने ये कांड किया जनरल रेगिनॉल्ड डायर ने, और सारे लोगों को मारा और अपनी फौज के साथ चलता बना। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि जैसे इसने कांड किया तो ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज बोलते हैं कि 400 से थोड़े ज्यादा लोग थे, उनको मारा गया है, पर हमारे हिंदुस्तानी रिकॉर्ड कहते हैं कि 1000 से 1500 लोग थे इस पूरे पार्क में। इन्होंने डेटा छिपाया अंग्रेजों ने, 1000 से 1500 लोग थे जिनको यहां पर मारा गया है, यहां पर मारा गया जलियांवाला बाग में। और उसके बाद तुम देखो जो अफरी तफरा मची, तो यहां से भी लोग निकलते निकलते कई बार घायल हो गए। इसमें घायल में एक बच्चा भी था, सरदार उधम सिंह। वो बेचारा क्या कर रहा था, जब इसकी आर्मी आई थी ना, तो वो बेचारा बाहर बैठ के पानी पिला रहा था फ्री में। तो जैसे उसने देखा कि आर्मी क्यों गई अंदर, तो ये बच्चा भी अंदर हो लिया, उधम सिंह। और इसने जब अंदर जाके देखा तो इसने देखा कि एकदम से फायरिंग ओपन हो गई। ये तुरंत गेट के पास ही था, बाहर निकल गया वापस, हल्की फुल्की चोट आई पर बच गया। और इस तरीके से यहां पर ये पूरा का पूरा कांड हुआ। अब जब ये कांड हुआ है, ध्यान से सुनो बेटा, जब ये कांड हुआ है तो इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया कि भाई इसको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये रेगिनॉल्ड डायर को तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए बुरी तरह से। ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल, दे वर क्रूअल, ये इतने क्रूअल थे। तो रेगिनॉल्ड डायर ने 10 से 15 मिनट गोलियां चलाई, वो भी 10 से 15 मिनट इसलिए चली क्योंकि एम्युनिशन खत्म हो गया, गोलियां खत्म हो गई। आज भी जब तुम जाओगे तो दीवारों पर, जलियांवाला बाग की दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान हैं, फायरिंग के निशान हैं। ठीक है भाई। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा कांड हुआ, पूरे देश में अंग्रेजों की बेइज्जती हो गई। देश में यह मांग उठने लगी कि जनरल डायर को, ब्रिगेडियर जनरल डायर को या तो फांसी हो या उम्र कैद हो, उससे कम कुछ नहीं। अंग्रेजों के ऊपर दबाव आ गया। अंग्रेज खुश हो रहे कि कांड तो बढ़िया किया भाई ने, पर अब फंस गया है, चलो संभालते मामले को। इस तरीके से अंग्रेज भी डील कर रहे हैं। अंग्रेज जो है वो क्या कर रहे हैं, अंग्रेज बच रहे हैं कोई भी एक्शन लेने से, अंग्रेज टाल रहे हैं चीजों को। पर हमारे यहां पर क्या हुआ, इतना खतरनाक कैंपेन चालू हो गया इसको, बंदे को हटाने के लिए और इसको पनिशमेंट देने के लिए कि भाई ध्यान से देखो, जो हमारे गांधी जी हैं, गांधी जी को अंग्रेजों ने केसरे हिंद का टाइटल दिया था। गांधी जी को कौन सा टाइटल दिया था, केसरे हिंद। तो केसरे हिंद का टाइटल गांधी जी को अंग्रेजों ने, जब गांधी जी नए नए आए थे, ठीक है, तो इनको टाइटल मिला था केसरे हिंद। कहीं कहीं पे लिखा है कि इनको टाइटल जो है काफी 20-25 साल पहले मिला था। खैर ये आगे आ जाएगा, आने वाले फैक्ट्स में कवर हो जाएगा। गांधी जी को केसरे हिंद का जो टाइटल मिला था, गांधी जी ने बोला कि भाई ऐसा है, तुमने जो कांड किया है, निहत्ते हजारों लोगों पर जो तुमने अटैक किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। ठीक है, तो केसरे हिंद का जो टाइटल है गांधी जी ने लौटा दिया। बोला तुम्हारे इस टाइटल की ऐसी की तैसी करके रखो जो तुम हमारे लोगों को मार रहे हो। ठीक है, गांधी जी ने टाइटल लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी टाइटल लौटा दिया। देखो रविंद्रनाथ टैगोर जो है हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, इनको भी एक टाइटल मिला था नाइटहुड, जिससे क्या होता है कि आपके नाम के आगे सर लग जाता है, नाइटहुड। तो इनको बोला जाता था सर रविंद्रनाथ टैगोर। तो नाइटहुड का टाइटल इन्होंने भी वापस कर दिया। बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमसे कोई टाइटल लेना बेकार है। टाइटल इन्होंने भी वापस कर दिया, और इसके बाद एक अपने वायसरॉय की, याद है वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन बंदा होता था। इस टाइम पर वो जो इंडियन बंदा, पहला बंदा था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये जो दूसरा बंदा है इसका नाम है, ध्यान से देखो, वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इस बंदे का नाम है शंकरण नायर, सर शंकरण नायर। शंकरण नायर ने इस्तीफा दे दिया, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को नहीं मरवाएंगे। इन्होंने भी रिजाइन कर दिया। तो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यहां पर देखो ध्यान से, वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शंकरण नायर ने रिजाइन कर दिया। बोला मेरे को ऐसी जगह काम ही नहीं करना, चाहे कितनी भी ऊंची पोस्ट दे दो। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला अपना नाइटहुड जो है इसकी बना लो पुड़िया और इसको अपने पास रखो। और गांधी जी ने भी केसर हिंद की पुड़िया बना के दे दी। बोला ये लो अपने पास रखो। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, बिल्कुल जलियांवाला बाग कांड और रोलेट सत्याग्रह दोनों के चलते इन्होंने ये टाइटल लौटाना शुरू किया है। अब तुम देखो,
अब अंग्रेजों के ऊपर और दबाव आ गया कि इस जनरल आर डायर को तो, यानी जनरल रेजिनाल्ड डायर को तो पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। तो कैसे दे पनिशमेंट? भाई अंग्रेज जो है क्या बोलते हैं, इन्होंने एक कमीशन बनाया, अंग्रेजों ने दबाव में आके कमीशन बनाया, एक हंटर कमीशन। हंटर, लॉर्ड हंटर की लीडरशिप में हंटर कमीशन बनाया, और हंटर कमीशन में 7 से 8 बंदों को शामिल कर दिया कि तुम इंक्वायरी करो, इस पूरे मुद्दे की जांच करो, क्या हुआ ये पूरा कांड। तो हंटर कमीशन में 7 से 8 जो है मेंबर हैं, इसमें 2 से 3 जो है इंडियन हैं, ताकि अंग्रेजों को लग रहा था कि अगर हम इंडियन मेंबर नहीं रखेंगे तो हिंदुस्तानी और भड़क जाएंगे कि एक तो तुमने कांड कर दिया, फिर जांच समिति में भी कोई इंडियन नहीं, तो ये और भड़क जाएंगे। ऐसा करते 2-3 बंदे इंडियन रख लेते हैं। हालांकि उनके, अब मुझे एक बात बताओ, 7-8 में से, यानी मान लो 8 में से अगर 3 बंदे, 8 में से 3 बंदे अगर हिंदुस्तानी, उनके वोट की कोई वैल्यू है, उनके सजेशन को कोई मानेगा? भाई सीधी बात है, 8 का मेजॉरिटी 5 और 5 ब्रिटिश है, 3 हिंदुस्तानी, कौन इनकी मानने वाला है, कौन इनकी सुनने वाला है? बस नाम के लिए हो गया जी, हंटर कमीशन में शामिल करवा दिया जी, हंटर कमीशन में क्या है ये सब। और हंटर कमीशन ने जब पूरी इंक्वायरी की तो पता चला कि भाई हाँ, रिस्पॉन्सिबल तो है, जनरल रेजिनाल्ड डायर रिस्पॉन्सिबल है, और इसकी बहुत बड़ी सजा दी इन्होंने। हंटर कमीशन ने बहुत बड़ी सजा रेकमेंड की, सिफारिश की, और वो सजा ये थी कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए। धत ससुरा, ये कोई सजा है भाई? सस्पेंड कर देना। सस्पेंड कर देने का मतलब होता है कि छुट्टी पे भेज देना आधी सैलरी के साथ, कि जब तक मामला शांत ना हो जाए, ठंडा ना हो जाए, तब तक निकलना नहीं घर से, आधी सैलरी ले और सस्पेंड होकर छुट्टी पर बैठा रहे। यह सस्पेंशन का मतलब था। तो हंटर कमीशन ने रेजिनाल्ड डायर को सस्पेंड करवा के घर पे बिठा दिया, बोले कुछ दिन जब तक मामला शांत नहीं हो जाता घर पे बैठा रहे। पर हिंदुस्तान की जनता कहां पीछा छोड़ने वाली थी? हिंदुस्तान की जनता ने बोला जब तक इसको सजा नहीं होगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, या तो इसको पनिशमेंट मिलेगी डेथ सेंटेंस, यानी इसको हैंग किया जाए, या फिर इसकी उम्र कैद की सजा हो। पर अंग्रेजों को लगा नहीं भाई, इसने काम तो बहुत तगड़ा किया है, ऐसा करते हैं जब तक ये बंदा हिंदुस्तान में रहेगा तब तक लोग इसके पीछे पड़े रहेंगे, तो ऐसा करो इसको भेज दो अपना हिंदुस्तान से बाहर, ब्रिटेन। तो जनरल रेजिनाल्ड डायर को रातों रात इन्होंने तड़ी पार कर दिया और ये चला गया ब्रिटेन, जहां पर इसका जबरदस्त स्वागत हुआ। हालांकि जैसे कर्म करे हैं ससुरा, बहुत जल्दी मर गया। 1919 में कांड किया था, सॉरी 1918 में 1918 में कांड किया था, ठीक है, 1918 में कांड किया था। और अब तुम देखो 1918 में यहां पर ये कांड किया है, ये इनको पनिशमेंट मिल गई। अब ध्यान से देखो, हंटर कमीशन ने पनिशमेंट तो दिलवा दी, पर वही वापस चला गया, उसका स्वागत हुआ। अब इसके साथ क्या हो रहा है, मैंने जैसे बताया कि इसको सजा तो कुछ मिली नहीं, वहां जाके इसको हीरो बना दिया, वहां पे जाके इसका स्वागत हुआ, पर जैसे कर्म करेगा सजा तो मिलनी है। तो 1927 में खुद ही मर गया ससुरा, नेचुरल डेथ से मर गया, खुद ही मर गया। ठीक है भाई, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो। 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट आया और 13 अप्रैल, बिल्कुल मैं फ्लो में चला गया, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। ठीक है, और बिल्कुल 18 नहीं, बिल्कुल 19, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, बिल्कुल देखो ध्यान से। अब क्या होता है, बिल्कुल 1919। अब क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 को जो कांड हुआ है, ये पूरा कांड हुआ है। इसके बाद ये 1927 में, 1919 में ये कांड हुआ, 1927 में ससुरा खुद मर गया। ठीक है, पर जो ये माइकल ओडायर है, जिसने इसको ऑर्डर दिया था कि भाई तू चाहे इनको मार पीट जो करना है कर, पर कोई हंगामा नहीं होना चाहिए, इसको मारा फिर उधम सिंह ने। उधम सिंह उस वक्त तो बच्चा था, ध्यान से देखो, बिल्कुल इसको उधम सिंह ने नहीं मारा है, ध्यान से सुनना बेटा, इसको उधम सिंह ने नहीं मारा, ये तो खुद मर गया 1927 में, नेचुरली मरा है ये तो। ठीक है, ये तो नेचुरली मरा है। ये जो माइकल ओडायर है ना, इसको लंदन के कैक्सटन हॉल में मारा है, लंदन के कैक्सटन हॉल में। भाई इसको लंदन में मारा है सरदार उधम सिंह ने, क्योंकि उस उधम सिंह को मालूम था कि अल्टीमेट ऑर्डर इस रेजिनाल्ड डायर को भी इसने दिए, माइकल ओडायर ने। इसने बोला था इनको मारना है, काटना है, जो करना है कर, बस हंगामा नहीं होना चाहिए। तो सरदार उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में एंट्री लेकर
गोली मार दी है माइकल ओडायर को, वो भी 1940 में। यानी सरदार उधम सिंह ने वेट किया, मार्च 1940 में जाके माइकल ओडायर को टपका दिया इन्होंने। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा कांड खत्म हुआ। अब तुम देखो यहां पे सवाल, जल्दी देखो ध्यान से। ये जो रोलेट एक्ट था ना, रोलेट एक्ट से संबंधित एक सत्याग्रह हुआ था। जिसमें मैंने बोला कि लोग हंगामा कर रहे थे, अंग्रेजों को सूत रहे थे, कूट रहे थे, इनके रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे थे। तो इसी दौरान एक सत्याग्रह सभा भी स्टैब्लिश हुई थी फरवरी 1919 में। ध्यान से देखो, फरवरी 1919 में रोलेट एक्ट के अगेंस्ट, क्योंकि रोलेट एक्ट आने वाला था, उस टाइम पे चर्चा चल रही थी। आया तो ये 18 मार्च 1919 को है, आया तो 18 मार्च 1919 को है, पर उसके बारे में जो चर्चा चल रही थी, सर सिडनी रोलेट को जो दी गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऐसा कानून बनाओ जिससे कि ये मिलिटेंट जो उग्रवादी हैं ये शांत हो जाएं। तो सत्याग्रह सभा उससे रिलेटेड थी, पहले से ही सत्याग्रह सभा स्थापित हो गई थी कि कभी कोई ऐसा कानून आएगा तो हम इस सत्याग्रह सभा के द्वारा उसकी ऐसी तैसी करेंगे। तो सत्याग्रह सभा को महात्मा गांधी ने स्टैब्लिश किया था, मोहनदास करमचंद गांधी ने फरवरी 1919 में इसको स्टैब्लिश किया था, क्योंकि ये चर्चा चल रही थी कि रोलेट एक्ट नाम का कुछ आने वाला है जो हमारे लोगों के इस पूरे के पूरी गतिविधियों को सप्रेस करेगा, दबाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पर मोहनदास करमचंद गांधी याद रखना। अब अगला सवाल, विच कमीशन वॉज फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट ऑफ 1919? 1919 की जलियांवाला बाग घटना की जांच के लिए भारत सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। अब तो तुम्हें समझ में आ गया, अब तो तुमने पढ़ लिया बिल्कुल। कुछ लोगों को पहले से भी मालूम होगा, हंटर कमीशन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश पॉलिसीज ट्रिगर्ड पीपल टू असेंबल एट जलियांवाला बाग अमृतसर? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में इकट्ठा होने के लिए प्रेरित किया? मुझे बताओ किस वजह से वो इकट्ठे हुए, किसकी वजह से? जल्दी बताओ, इसका जवाब दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, रोलेट एक्ट की वजह से, रोलेट एक्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच फेस्टिवल डे जलियांवाला बाग मैसेकर टूक प्लेस? है ना भाई, ऑन विच फेस्टिवल डे जलियांवाला बाग मैसेकर टूक प्लेस? जलियांवाला बाग नरसंहार किस त्योहार के दिन हुआ था? इसका जवाब दो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बैसाखी, बैसाखी। देखो पूरी कहानी पढ़ने के बाद तुम्हारे ऑटोमेटिकली पीवाईक्यूज लगातार हुए जा रहे हैं। उसके बाद, विच ऑनर डिड गांधी जी रिटर्न इन प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सा सम्मान लौटाया था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल, केसरे हिंद, केसरे हिंद। बहुत बढ़िया, केसरे हिंद को उन्होंने लौटा दिया। उसके बाद, रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न्ड हिज नाइटहुड अवार्ड बिकॉज ऑफ दी। अब बताओ, ये बताओ, जलियांवाला बाग कांड के बाद ही तो किया था इन्होंने ये, तो आंसर क्या होगा? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बाद, जलियांवाला बाग त्रासदी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का टाइटल लौटा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, विच इंडियन रेवोल्यूशनरी असैसिनेटेड माइकल ओडायर? माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? इसका जवाब दो। बिल्कुल, क्या बात है बच्चों, क्या बात है, उधम सिंह। अब देखो फटाफट से, एक स्टोरी पढ़ी हमने, 3 स्टोरीज थी, मैंने एक ही में मर्ज करके पढ़ा दिया आपको, और अब आप आराम से सारे फैक्ट्स कर पा रहे हो। तो इस तरीके से ये हमारे जो आज के 10 बेस्ट क्वेश्चन थे पीवाईक्यूज के इन 2-3 टॉपिक से, वो हमारे यहां पर खत्म हुए। अब अगर आप लोगों को रेकमेंड करना है तो आप रेकमेंड कर सकते हो अपने नोन लोगों को कि भाई 299 का जीके का कोर्स है और वो इसको बाय कर सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ उन बेचारों का भी फायदा हो, और 1 साल की वैलिडिटी है। ठीक है भाई, तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है बच्चों। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। बिल्कुल बिल्कुल अयान, चलो फाउंडेशन में मिलते हैं, फाउंडेशन में मिलते हैं। नीरज जल्दी बोल बेटा, जल्दी बोल। थैंक यू शुभो, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, ठीक है मैं करता हूं। पीडीएफ का सही से इंतजाम करते हैं, डोंट वरी। चलो।
पीडीएफ से रिवीजन हो जाया करेगा, मैं इसको और साफ तरीके से लिख दूंगा, पर वही है ना, बोलने का तरीका तो होना चाहिए। चलो चलो, टेक केयर, बाय बाय।